एसक्यूएल भी पढ़ सकता है, एक पर्टिकुलर रोल नंबर, ठीक है। मान लो इस 3 कोर्स पढ़ लेगा। अब जो एआई जो सब्जेक्ट है पर्टिकुलर, ये भी बहुत सारे स्टूडेंट के थ्रू पढ़ा सकता है। मान लो रोल नंबर 1 कोई पढ़ सकता है, 3 कोई पढ़ सकता है, 5 कोई पढ़ सकता है। तो ये क्या हो गया, मैनी टू मैनी रिलेशनशिप हो गया दोस्तों, यानी वन स्टूडेंट कैन रीच मल्टीपल कोर्सेज एंड सेम। नमस्कार दोस्तों, एसएस प्रैक्टिकल चैनल एजुकेशन में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, जैसा आप जानते हैं कि डीबीएमएस के जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होते हैं आपके मार्क्स खा जाते हैं, तो ये वीडियो दोस्तों आपके मार्क्स पे लाएगा। जी हाँ दोस्तों, गवर्नमेंट एग्जाम हो या इंटरव्यू, डीबीएमएस के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है वो हर जगह पूछे जाते हैं। डीबीएमएस के क्वेश्चन अगर आपने एक बार समझ लिए तो एग्जाम का डर दोस्तों सही में खत्म हो जाएगा आपसे। जी हाँ, मैं बिल्कुल सही कह रहा हूँ। ये जो मैंने क्वेश्चंस बनाए हैं, अप्रॉक्सीमेटली टारगेट दोस्तों 1500 क्वेश्चन सॉल्व कराने का है। जी हाँ दोस्तों, इसके बाहर कुछ भी नहीं आएगा, सारे के सारे मोस्ट ऑफ द एग्जाम्स आपके कवर हो जाएंगे। डिफरेंट पेपर पे एनालिसिस किया गया है दोस्तों, काफ़ी सारे पेपर से एमसीक्यूज निकाले गए हैं और उन एमसीक्यूज के बेस पे ये सीरीज़ बनाई जा रही है। तो 1500 से ज़्यादा क्वेश्चन है, ठीक है। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। आज हम लोग कुछ क्वेश्चन में बेसिक से स्टार्ट करने वाले हैं। तो ये दोस्तों जानते हैं सबसे पहले क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिफाइन ए डेटाबेस। डेटाबेस को बेस्ट कौन डिफाइन करता है? ये कलेक्शन ऑफ ए प्रोग्राम, नहीं कलेक्शन नहीं होता प्रोग्राम का। ये टाइप ऑफ ए सॉफ्टवेयर, नहीं ये सॉफ्टवेयर का टाइप कह सकते हैं माइनर रूप में, बट ये सॉफ्टवेयर का एक्चुअल टाइप नहीं है। कलेक्शन ऑफ डेटा, जी हाँ बिल्कुल, डीबीएमएस जो होता है वो कलेक्शन ऑफ डेटा होता है। बेसिक सा क्वेश्चन है, आप सभी को पता होगा, नहीं पता है तो आप ये नोट कर सकते हैं दोस्तों। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का मुख्य कार्य क्या है? व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ डीबीएमएस? डीबीएमएस का मुख्य कार्य क्या है? सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन का प्रबंध, नहीं सॉफ्टवेयर का से कोई लिंक नहीं होता कि सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करेगा नहीं करेगा, इससे कोई लिंक नहीं है। डेटा प्रोसेसिंग, डेटा प्रोसेसिंग माइन्यूट रूप से कह सकते हैं, बट मेन है जो इसका प्रोसेस है वो है डेटा का स्टोर करना और रिट्रीव करना, यानी डेटा का संग्रह करना और उसकी पुनः प्राप्ति कराना। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेटवर्किंग का डेटाबेस से कोई रिलेट नहीं है। अब विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डीबीएमएस? डीबीएमएस की कौन सी कैरेक्टरिस्टिक नहीं है? डेटा रिडंडेंसी, रिडंडेंसी का मतलब होता है रिपीट, पुनरावृत्ति, जैसा दिया हुआ भी है। तो डेटा अगर रिपीट हो रहा है, ठीक है, डेटा मान लो मेरे पास ये कॉलम है एंड नंबर ऑफ रोज है, और मान लो यहाँ पे कॉलम है राम और उसका आईडी है 1 और उसका डिपार्टमेंट है एचआर और उसका जो रोल है वो मैनेजर है या सीनियर मैनेजर है, ठीक है। अब मान लो यही रिकॉर्ड मेरे पास 2 बार रिपीट हो रहा है या 3 बार रिपीट हो रहा है, तो क्या होगा, डेटा रिडंडेंट हो जाएगा। रिडंडेंसी जो है वो डेटाबेस में अलाउ नहीं होती है। वी शुड अवॉइड द रिडंडेंसी, दैट्स द मेन पर्पस ऑफ डीबीएमएस। अदरवाइज तो क्या होगा, हम एक्सेल में भी स्टोर कर सकते हैं, इसीलिए हम लोग प्राइमरी की वगैरह डिज़ाइन करते हैं जिससे डेटा जो है रिडंडेंट नहीं हो। तो डेटा की रिडंडेंसी जो है वो इसकी कैरेक्टरिस्टिक नहीं है। ये पूछा कौन सी नहीं है, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। डेटा इंटीग्रिटी इसकी कैरेक्टरिस्टिक होती है, डेटा सिक्योरिटी भी होती है और डेटा इंडिपेंडेंस भी होती है, बट डेटा रिडंडेंसी जो है नहीं होती है दोस्तों। तो आगे बढ़ते हैं। द प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग डेटा इनटू टेबल एंड एस्टेब्लिशिंग रिलेशनशिप बिटवीन दैम इज नोन एज। डेटा को टेबल में व्यवस्थित करने और उनके बीच में संबंध स्थापित करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? डेटा माइनिंग कहलाती है क्या? नहीं, माइनिंग तो डेटा को फिल्टर आउट करना होता है। डेटा मॉडलिंग, इसकी मॉडलिंग या डिजाइनिंग के लिए आता है। डेटा वेयर हाउसिंग, डेटा वेयर हाउसिंग जो है लार्ज डेटा को स्टोर करता है, लाइक टेरा डेटा हो गया जो कि डेटा वेयर हाउस का एग्जांपल है, या फिर नेटीजा हो गया जो कि डेटाबेस का एक डेटा वेयर हाउस का एक एग्जांपल है, ठीक है। तो ये डेटा को स्टोर करने का काम आता है। डेटाबेस डिज़ाइन जो है दोस्तों वो टेबल और उसके बीच में रिलेशनशिप को एस्टेब्लिश करता है, जो हम लोग जनरली या डायग्राम वगैरह से डिज़ाइन करते हैं। तो वो जो रिलेशनशिप होता है वो डेटाबेस डिज़ाइन के थ्रू हम लोग करते हैं दोस्तों। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। Which of the following SQL statement is used to insert a new record into a table? टेबल में नया रिकॉर्ड जोड़ने के लिए SQL का कौन सा स्टेटमेंट? सिंपल सी बात है कि आप नया रिकॉर्ड इंसर्ट कर रहे हैं, तो जो क्वेरी हम लोग लिखते हैं इंसर्ट इनटू, फिर टेबल नेम, जैसे करके हम लोग क्वेरी लिखते हैं। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अब इन द कंटेक्स्ट ऑफ डेटाबेस सिक्योरिटी व्हाट डज ऑथेंटिकेशन रेफर्स टू? ऑथेंटिकेशन किसको रेफर करता है दोस्तों? तो एंश्योरिंग डेटा इज नॉट करप्टेड, नहीं डेटा करप्ट हो या नहीं हो इसका ऑथेंटिकेशन से कोई लिंक नहीं है। वेरीफाइंग यूजर आइडेंटिटी, जी हाँ, यूजर की आइडेंटिटी को वेरीफाई करना इज मेन पर्पस ऑफ ऑथेंटिकेशन। एनक्रिप्टिंग डेटा का भी ऑथेंटिकेशन से कोई लिंक नहीं है और बैकिंग अप का भी कोई रिलेशनशिप नहीं है। एक ही ऑप्शन बी फिट बैठ रहा है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए करेक्ट सिंटैक्स टू सेलेक्ट ऑल कॉलम्स फ्रॉम ए टेबल नेम्ड कस्टमर? यानी कस्टमर टेबल है, उसमें से मेरे को सारे कॉलम निकालने हैं, तो मैं क्या करूँगा, सेलेक्ट स्टार कर दूंगा। अगर स्टार आप यूज़ करते हैं तो उसका मतलब होता है सारे कॉलम आप यूज़ कर रहे हैं, यानी जी हाँ बिल्कुल, सेलेक्ट स्टार अगर आपने यूज़ किया है तो आप सारे कॉलम निकाल रहे हैं। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। सेलेक्ट कस्टमर ऐसा सच कोई स्टेटमेंट नहीं होता है, बिकॉज आप टेबल और सेलेक्ट को एक साथ यूज़ कर सकते हैं, बीच में कोई कॉलम नहीं मानना चाहिए, तो ये स्टेटमेंट ही गलत हो जाएगा। सेलेक्ट ऑल फ्रॉम कस्टमर भी वर्क नहीं करेगा। ऑल अगर कोई कॉलम का नेम होता तो वो कॉलम प्रिंट हो जाता, बट अगर ऑल कॉलम का नेम भी नहीं है तो ये एरर देगा।
और गेट स्टार फ्रॉम कस्टमर, ये तो बिल्कुल ही गलत हो जाएगा। गेट करके हम लोग यूज़ नहीं करते हैं, हम लोग सेलेक्ट कीवर्ड यूज़ करते हैं DBMS या एसक्यूएल क्वेरी जब हम लोग यूज़ करते हैं तो सेलेक्ट यहाँ पे बेटर होगा। और अब आते हैं व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एसक्यूएल क्वेरी डू, सेलेक्ट काउंट स्टार फ्रॉम ऑर्डर। देखो दोस्तों, काउंट स्टार हम लोग को हमेशा नंबर ऑफ रिकॉर्ड प्रिंट करता है, यानी कितने नंबर ऑफ रिकॉर्ड हमारे पास हैं उसका ये आउटपुट देता है हम लोगों को। ठीक है दोस्तों, तो रिकॉर्ड ये बताएगा कितने रिकॉर्ड हैं। तो काउंट द नंबर ऑफ ऑर्डर्स इन ऑर्डर टेबल, जी हाँ बिल्कुल, कितने रिकॉर्ड बन रहे हैं वो सब इसमें बताता है। अपडेट नहीं करेगा, अपडेट तो हम लोग यूज ही सेलेक्ट कर रहे हैं तो अपडेट कैसे कर देगा, डिलीट भी नहीं करेगा और इवन क्रिएट भी नहीं करेगा। ये लोग हम लोगों को काउंट बताएगा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ये भी बेसिक से हम लोग क्वेश्चंस कर रहे हैं दोस्तों, अभी आगे काफ़ी हाई लेवल के क्वेश्चंस भी मैं कराने वाला हूँ। 1500 क्वेश्चंस का मेरा टारगेट है। जी हाँ दोस्तों, 1500 क्वेश्चंस MCQs के मैं कराने वाला हूँ। जैसे हम लोगों ने कंप्यूटर नेटवर्क के क्वेश्चंस देखे थे, इसी बेस पे मैं अभी DBMS के 1500 से ऊपर क्वेश्चंस आप लोगों को कराने वाला हूँ। तो वीडियो को जुड़े रहिएगा लास्ट तक, और अगर जो लोग चैनल पर नए हैं वो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब डेटाबेस क्वेरी रिटर्न्स अनएक्सपेक्टेड डुप्लीकेट रिकॉर्ड्स, व्हाट इज द मोस्ट लाइकली रीजन, यानी कि अनएक्सपेक्टेड डुप्लीकेट रिकॉर्ड्स दिखा रहा है। देखो, अनएक्सपेक्टेड डुप्लीकेट रिकॉर्ड्स कब दिखाएगा, जब जॉइन कंडीशन प्रॉपर नहीं होगी। मान लो मेरे को लगाना था तो इनर जॉइन लगाना था मान लो मुझे, और इनर जॉइन लगाने की बजाय मैंने लगा दिया लेफ्ट आउटर जॉइन, तो मुझे क्या होंगे, जो लेफ्ट वाली टेबल होंगे उसके सारे रिकॉर्ड्स दिखाई देंगे। तो अगर जॉइन की कंडीशन जो है विदाउट प्रॉपर जॉइन कंडीशन हम लोग यूज़ कर रहे हैं तो उस टाइम पे एरर देगा, या नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स होगा वो अनएक्सपेक्टेड आएंगे। इनकरेक्ट यूज़ ऑफ डिस्टिंग का इनकरेक्ट यूज़ करके आप डुप्लीकेट रिकॉर्ड नहीं ला सकते। डिस्टिंग अगर आपने यूज़ किया इटसेल्फ ही तो फिर वैसे भी वो रिमूव कर देगा डुप्लीकेट्स को। डेटाबेस करप्शन का अनएक्सपेक्टेड डुप्लीकेट से कोई लिंक नहीं है, और वेयर क्लॉज मिस करने का भी इससे कोई लिंक नहीं है। ऑप्शन नंबर ए जो है वो दोस्तों यहाँ पे फिट बैठ रहा है, तो ए करेक्ट हो जाएगा। इम्प्रॉपर जॉइन कंडीशन कैन कंबाइन रोज इनकरेक्टली, जी हाँ बिल्कुल, रोज को जो है वो इनकरेक्टली कंबाइन कर सकता है कॉजिंग डुप्लीकेट्स। और डुप्लीकेट जैसे मैंने आपको एग्जांपल बताया, इनर जॉइन की जगह अगर आप लेफ्ट आउटर जॉइन यूज़ कर रहे हैं तो डेफिनेट सी बात है आपको दिक्कत होगी। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे दोस्तों। देन व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ एन एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम, ER डायग्राम का मेन पर्पस क्या होता है, क्या उद्देश्य होता है। डॉक्यूमेंट एसक्यूएल सिंटैक्स, नहीं इसका डॉक्यूमेंटेशन का काम नहीं होता। मॉडल फिजिकल स्टोरेज दिखाना, नहीं फिजिकल तो होता ही नहीं, लॉजिकल रिप्रेजेंटेशन होता है डेटा का, हम लोग कैसे लॉजिकली एंटिटीज़ की फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं वो होता है। इलस्ट्रेट डेटाबेस रिलेशनशिप, जी हाँ बिल्कुल, डेटाबेस के संबंधों को दिखाना कि कौन सी एंटिटी किस एंटिटी से किस रिलेशनशिप पे लिंक है। यानी जो हम लोग ये रिलेशनशिप कीवर्ड यूज़ करते हैं, या यूँ कहें हम लोग डायमंड यूज़ करते हैं बिटवीन रेक्टेंगल्स, लाइक दो रेक्टेंगल है और इसकी प्रॉपर्टीज़ होती है, इनके बीच में रिलेशनशिप को ER डायग्राम बताता है दोस्तों। मॉनिटर परफॉर्मेंस, नहीं परफॉर्मेंस मॉनिटर ये नहीं करता है। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे दोस्तों। इन एन ER डायग्राम व्हाट डू एंटिटीज रिप्रेजेंट, एंटिटीज किसको रिप्रेजेंट करती है। बेसिकली एंटिटी, जैसे मान लो एक एंटिटी है स्टूडेंट, ठीक है दोस्तों, और एक एंटिटी है कोर्स, तो ये एंटिटीज किसको रिप्रेजेंट करती है, ये मेरे ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट करती है या मेरे कंसेप्ट को रिप्रेजेंट करती है। ठीक है, ये मान लो किसी एक स्टडी, ये रिलेशनशिप है मान लो स्टडी करके, तो स्टूडेंट स्टडी कोर्स, तो जो मेरी एंटिटी है स्टूडेंट और कोर्स, ये क्या होगी, ऑब्जेक्ट को, रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट को जो है वो रिप्रेजेंट करती है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। देन विच बेस्ट डिस्क्राइब एन एट्रीब्यूट इन द ER मॉडल। एट्रीब्यूट क्या होता है दोस्तों, जैसे मैंने आपको बताया कि स्टूडेंट एक एंटिटी है, उसके कुछ एट्रीब्यूट्स हो सकते हैं जो कि जैसे मान लो रोल नंबर है या उसका नेम है, तो ये एक एंटिटी हो गया, या उसकी एज है, ये एक एंटिटी हो गई। ठीक है, तो जो ये एट्रीब्यूट जो है इसको रिप्रेजेंट करती है एंटिटीज़, तो इसकी क्या हो गई, ये प्रॉपर्टीज़ हो गई। तो प्रॉपर्टीज़ ऑफ एन एंटिटी जो होगी ये इसकी एट्रीब्यूट हो गए। ठीक है, यानी कि किसी भी एंटिटी की जो प्रॉपर्टीज़ होती है, जैसे रोल नंबर और एज और नेम जो है ये इसकी प्रॉपर्टी हो गई, तो प्रॉपर्टी ऑफ एन एंटिटी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। द यूनिकनेस ऑफ ईच रो इन अ टेबल इज एंश्योर्ड बाय, टेबल की प्रत्येक पंक्ति की विशेषता किससे सुनिश्चित होती है। सही बात है, प्राइमरी की से सुनिश्चित होती है। द रीज़न इज, प्राइमरी की क्या होता है, अगर मान लो किसी टेबल में कोई ID कॉलम है, ठीक है, अब वो 1 2 3 कुछ भी है, तो इस ID से ID 1 से मैं उसके रेस्पेक्टिव सारे कॉलम्स की डिटेल्स या पर्टिकुलर रो की डिटेल्स मैं निकाल सकता हूँ। ऐसे ID जो अनदर ID है उसके रेस्पेक्ट में उसका नाम निकाल सकता हूँ, एज निकाल सकता हूँ, ब्लड ग्रुप निकाल सकता हूँ, जितनी भी मेरे पास इन्फॉर्मेशन है वो सब मैं इन्फॉर्मेशन इस ID के बेस पे निकाल सकता हूँ।
तो यूनिकनेस को शो करती है प्राइमरी की, फॉरेन की तो होती है दूसरे रिलेशन में होती है। यानी अगर मल्टीपल टेबल है तो अगर रेफरेंशियल इंटीग्रिटी को मुझे शो करना है तो फॉरेन की यूज़ करते हैं। इंडेक्स तो रिट्रीवल के लिए काम में आता है, और ट्रिगर कोई भी हम लोग को अलर्ट वगैरह जनरेट करना हो तो उस पर्पज से काम में आता है। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। ए रिलेशनशिप इन्वॉल्विंग मोर देन 2 एंटिटीज इज कॉल्ड। दो से अधिक एंटिटी वाला संबंध क्या कहलाता है? दो से ज़्यादा एंटिटी की बात हो रहा है तो टर्नरी रिलेशनशिप हम उसको कहते हैं, यानी त्रिआधारी संबंध हम बेसिकली इसको कहते हैं। बाइनरी में 2 रिलेशनशिप होते हैं, प्राइमरी में एक ही रिलेशनशिप होता है, और एसोसिएट रिलेशनशिप में जो अगर मेन रिलेशनशिप के साथ हम लोग को सब रिलेशनशिप क्रिएट करना है टेबल्स के बीच में तो हम लोग उसमें यूज़ करते हैं। बट यहाँ पे 2 से ज़्यादा एंटिटीज़ का रिलेशन बोला तो टर्नरी जो है ऑप्शन नंबर सी बी करेक्ट हो जाएगा। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। विच इज़ नॉट एन इंटीग्रिटी कंस्टेंट। इनमें से कौन सा इंटीग्रिटी कंस्टेंट नहीं है? तो रेफरेंशियल इंटीग्रिटी, जैसे मैंने आपको भी बताया कि फॉरेन की वगैरह जो होती है वो रेफरेंशियल इंटीग्रिटी कंस्टेंट यूज़ करती है। सिमेंटिक इंटीग्रिटी कंस्टेंट भी हम लोग यूज़ करते हैं बहुत सारी जगहों पे। स्ट्रक्चरल इंटीग्रिटी जो होता है दोस्तों ऐसा कुछ नहीं होता है, ठीक है, इंटीग्रिटी कंस्टेंट का पार्ट नहीं है। और डोमेन इंटीग्रिटी तो क्या होगा, कॉलम की जो इंटीग्रिटी होगी उसके बारे में बताता ही है, तो हम लोग उसको यूज़ करते हैं। बट यहाँ पे स्ट्रक्चर जो है वो दोस्तों ऑप्शन नंबर सी वो करेक्ट हो जाएगा। ये सच कोई हम लोग का कंस्टेंट नहीं होता है, तो सी इज़ नॉट एन इंटीग्रिटी कंस्टेंट, स्ट्रक्चरल इंटीग्रिटी। अब है मैनी टू मैनी रिलेशनशिप वाई इट्स रिक्वायर। तो सबसे पहले दोस्तों उसको समझ लेते हैं। मान लो एक एंटिटी है मेरे पास स्टूडेंट, और दूसरी जो एंटिटी है मेरे पास वो है कोर्स, ठीक है। अब मान लो ये स्टूडेंट है, रोल नंबर, नेम और बहुत सारी डिटेल्स इसमें। अब कोई जो स्टूडेंट है वो मल्टीपल कोर्स को पढ़ सकता है। एक जो पर्टिकुलर रोल नंबर है, मान लो रोल नंबर 1 है, तो ये AI को भी पढ़ सकता है, इसमें CS को भी पढ़ सकता है, और SQL भी पढ़ सकता है, एक पर्टिकुलर रोल नंबर, ठीक है। मान लो इस 3 कोर्स पढ़ लेगा। अब जो AI जो सब्जेक्ट है पर्टिकुलर, ये भी बहुत सारे स्टूडेंट के थ्रू पढ़ा जा सकता है। मान लो रोल नंबर 1 कोई पढ़ सकता है, 3 कोई पढ़ सकता है, 5 कोई पढ़ सकता है। तो ये क्या हो गया, ये मैनी टू मैनी रिलेशनशिप हो गया दोस्तों। यानी 1 स्टूडेंट कैन टीच मल्टीपल कोर्सेज एंड सेम कोर्स कैन बी टॉट टू मल्टीपल स्टूडेंट, तो मैनी टू मैनी रिलेशनशिप हो गया। अब इस रिलेशनशिप के अगर हम लोगों को इसकी प्राइमरी की और इसकी प्राइमरी की से हम लोग को अगर यूनिक रिकॉर्ड्स निकालने तो हम लोग एक थर्ड टेबल यूज़ करते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, जंक्शन टेबल भी कहते हैं, ठीक है दोस्तों। इसको हम लोग जंक्शन टेबल भी कहते हैं, जहाँ पे इस स्टूडेंट के रोल नंबर की प्राइमरी की रहती है, ठीक है, और जो कोर्स वाली आईडी है उसकी भी प्राइमरी की यहाँ पे रहती है। फिर इन दोनों के कॉम्बिनेशन से हम लोग जो है डिफरेंट रिकॉर्ड्स निकाल सकते हैं। ये मैं चीज़ आपको पहले भी काफ़ी अच्छे से पढ़ा चुका हूँ। मैं यहाँ पे शॉर्ट में बता रहा हूँ जिस टाइप को कि जंक्शन टेबल क्या होती है, वो उसका मेन पर्पस हो गया कि हम लोग जंक्शन टेबल को ऐसे यूज़ करते हैं। ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे दोस्तों। एन एट्रीब्यूट दैट यूनिकली आइडेंटिफाई एन एंटिटी इज कॉल्ड। यानी कोई भी एट्रीब्यूट जो किसी एंटिटी को यूनिकली आइडेंटिफाई करता है वो क्या कहलाता है, वो उसका की एट्रीब्यूट कहलाता है। भाई की एट्रीब्यूट क्या होते हैं, प्राइमरी की हो गया एट्रीब्यूट, या फिर कोई कैंडिडेट की हो गया जो कि उस टपल को यूनिकली आइडेंटिफाई करता है, तो इसके लिए हम लोग उसको की एट्रीब्यूट कहते हैं। कंपोजिट एट्रीब्यूट नहीं कहते और ड्राइव्ड एट्रीब्यूट भी नहीं कहते हैं। ड्राइव तो क्या होगा, जैसे मान लो मेरे पास कॉलम दे रखा है DOB, अब मेरे को उससे एज ड्राइव करनी है तो फिर मैं उसके इसमें ड्राइव एट्रीब्यूट को यूज़ करता हूँ, बट ये यूनिकली आइडेंटिफाई नहीं करता है। और मल्टी वैल्यू एट्रीब्यूट, मान लो फ़ोन नंबर हो गया या कॉन्टैक्ट नंबर हो गया, किसी एक यूज़र के 2-3 हो सकते हैं, तो मल्टी वैल्यू एट्रीब्यूट हो गया दोस्तों। और कंपोजिट भी वही होगा कि मान लो कि एड्रेस है, उसके हाउस नंबर और लोकेलिटी को कंबाइन करके लिख दिया तो कंपोजिट एट्रीब्यूट हो गया। तो यहाँ पे जो ऑप्शन हो जाएगा वो करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, की एट्रीब्यूट, जो कि यूनिकली आइडेंटिफाई करता है दोस्तों। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। विच एसक्यूएल कीवर्ड रिमूव्स ए टेबल। टेबल को ही रिमूव कौन करता है, तो ड्रॉप करता है दोस्तों। ड्रॉप और डिलीट में थोड़ा सा डिफरेंस बता चुका हूँ, पहले ही बता चुका हूँ, भी बता देता हूँ कि अगर मान लो मेरे को पूरी टेबल को ही डिलीट करना है विथ स्ट्रक्चर, यानी CTAS क्रिएट वाला जो स्टेटमेंट है मुझे उसको भी डिलीट करना है, ठीक है, तो मैं ड्रॉप यूज़ करूँगा। बट अगर मुझे सिर्फ टेबल का डेटा डिलीट करना है, स्ट्रक्चर को डिलीट नहीं करना है, तो मैं डिलीट यूज़ करूँगा। यहाँ पे पूछ रहा है रिमूव ए टेबल, टेबल को भी रिमूव कर देगा, तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट हो जाएगा। ड्रॉप यूज़ करते हैं, रिमूव ऐसा कुछ होता नहीं है, और ऑल्टर तो टेबल को ऑल्टर करने के लिए काम में आता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, पूरी टेबल को ही हटा देगा ये। फॉर द एसक्यूएल टू ऐड ईमेल कॉलम टू यूजर, यानी मेरे को एक ईमेल कॉलम डालना है, कौन सा ऑल्टर स्टेटमेंट है, कौन सा एसक्यूएल स्टेटमेंट हम लोग यूज़ करेंगे। बेसिकली जब हम लोग को कॉलम ऐड करना होता है तो हम ऑल्टर टेबल कमांड यूज़ करते हैं। ऑल्टर टेबल, फिर टेबल नेम
और फिर ऐड, और फिर ये कॉलम कीवर्ड लिखना ज़रूरी होता है। जब भी हम नया कॉलम ऐड करते हैं तो ये कॉलम कीवर्ड लिखना ज़रूरी होता है, और फिर उसका नाम कॉलम का और उसका टाइप है, वैरकर है, स्ट्रिंग है या फिर इंटीजर है, वो सब हम लोग यूज़ करते हैं। दूसरा जो ऑप्शन दे रखा है स्मॉल टू टेबल यूज़र दे रखा है ऐड, बट यहाँ पे कॉलम कीवर्ड मिस है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। अपडेट टेबल यूज़र ऐड, ये ऐसा सिंटैक्स ही गलत है, यूज़र ऐड करके कुछ ऐड ईमेल ऐसा करके हम लोग नहीं करते, और इंसर्ट इनटू तो इंसर्ट करने के लिए काम में आएगा। तो जब कॉलम को ऐड करना है तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। करेक्ट वे टू क्रिएट ए फॉरेन की बनाने का सही तरीका क्या है दोस्तों? तो ऑल्टर टेबल ऑर्डर एट कंस्ट्रेंट एफ के कस्टमर, और फिर फॉरेन की हम लोग ऐसे यूज़ करके कर सकते हैं। बेसिक सा सिंटैक्स है, ये आपको पता होगा, कई बार पहले भी मैं आपको ये बता चुका हूँ, नहीं बताया तो आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं। एंटिटी विदाउट इट्स ओन प्राइमरी की इज कॉल्ड, यानी कि जिसकी अपनी प्राइमरी की नहीं होती है उसको हम लोग क्या कहते हैं? वीक एंटिटी कहते हैं। ये बात थ्योरेटिकल पोर्शन है, ठीक है, कई बार मैं बता चुका हूँ ये चीज़ कि वीक एंटिटी क्या होती है, जिसकी खुद की प्राइमरी की नहीं होती है। स्ट्रॉन्ग एंटिटी क्या होती है? जनरली जिसकी प्राइमरी की होती है, जो खुद प्राइमरी की तरह बिहेव करती है। ड्राइव्ड एंटिटी, अगेन डीओबी वाला एग्जांपल आप देखेंगे कि डीओबी से एज निकालना, तो एज क्या होगा? ड्राइव्ड एट्रीब्यूट होगा, डिपेंड किस पे कर रहा है? डीओबी पे कर रहा है। और कंपोजिट एंटिटी, जिसमें 2-3 एट्रीब्यूट एक साथ जुड़े होते हैं तो उसको कंपोजिट कहते हैं। जिसकी प्राइमरी की नहीं होती है उसको हम लोग वीक एंटिटी कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। विच एसक्यूएल स्टेटमेंट रिट्रीव्स डेटा, कौन सा एसक्यूएल स्टेटमेंट डेटा को रिट्रीव करता है? तो रिट्रीव यानी कि फैच करना हमको, तो सेलेक्ट से हम लोग फैच करते हैं। इंसर्ट, डिलीट एंड अपडेट नाम से आपको पता लग रहा है क्या करते हैं, ईजी सा क्वेश्चन है। पर्पस ऑफ इंडेक्स, इंडेक्स का पर्पस क्या है दोस्तों? मैं शॉर्ट में थोड़ा सा बता देता हूँ आपको, जिन लोगों को नहीं पता है। मान लो मेरे पास ये n नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स हैं, ठीक है दोस्तों। अब मुझे इन रिकॉर्ड्स में से मुझे फैच करने में काफ़ी डिफ़िकल्टी हो रही है, तो मैं इसके बैच बना के, लाइक मान लो जनवरी का डेटा एक बैच में रख दिया, फिर फैब का डेटा एक बैच में रख दिया, फिर मार्च का डेटा जो है वो एक बैच में रख दिया, ठीक है। इससे क्या होगा कि मेरे को मान लो वो डेटा पर्टिकुलर मार्च का फैच करना है तो मैं सिर्फ उसी सब डेटा में जाऊँगा, और अगर फैब का फैच करना है तो फैब वाले डेटा में जाऊँगा। तो इसके बेस पे मंथ के बेस पे हम लोग इंडेक्स जनरेट कर देते हैं ताकि वो डेटा हम लोग को पर्टिकुलर लोकेशन पे मिल जाए। रादर देन फाइंडिंग द एंटायर रिकॉर्ड्स, हम लोग को सिर्फ पर्टिकुलर एरिया में हम लोग को सर्च करना पड़ेगा, पर्टिकुलर मंथ में सर्च करना पड़ेगा डेटा को, तो रिट्रीवल फास्ट हो जाता है इससे। स्पीड ऑफ द रिट्रीवल, यानी ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ये इंडेक्स का मेन पर्पस होता है। बेनिफिट ऑफ क्वेरी ऑप्टिमाइजेशन, क्वेरी ऑप्टिमाइजेशन का क्या लाभ है? प्योर इंडेक्स नहीं, इंडेक्स तो बढ़ सकते हैं, तो ये इसका लाभ नहीं हुआ। कॉम्प्लेक्स क्वेरीज, एक क्वेरी मेरी आसान होती है, ठीक है, कॉम्प्लेक्स नहीं होती है। बेटर परफॉर्मेंस, जी हाँ, परफॉर्मेंस जो है वो दोस्तों क्वेरी ऑप्टिमाइजेशन से बेटर हो जाती है। और लेस सिक्योरिटी नहीं, सिक्योरिटी मेरी इंप्रूव होती है। जॉइन क्लॉज इज यूज टू, जॉइन क्लॉज किसके लिए यूज होता है? कंबाइन टू टेबल्स ओनली। देखो थोड़ा सा कंफ्यूज करने के लिए दिया गया है कि जनरली लोग बाय डिफ़ॉल्ट इस पर क्लिक कर देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि टू टेबल्स ओनली कीवर्ड दिया हुआ है दोस्तों। तो क्या ये दो टेबल को ही कंबाइन करता है? नहीं, जॉइन को यूज़ करते हुए हम लोग मल्टीपल टेबल यानी 3, 4, 5 टेबल को भी कंबाइन कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, यानी कंबाइंस मल्टीपल टेबल्स, नॉट ओनली टू टेबल्स। डिलीट और अपडेट तो होगा ही नहीं, तो थोड़ा सा कंफ्यूज करने के लिए दिया गया, बाकी कोई ज़्यादा टफ नहीं है क्वेश्चन। आप थोड़ा सा ढंग से पढ़ेंगे तो इजीली अटैम्प्ट कर पाएंगे। इसलिए मैं कहता हूँ कई बार इजी क्वेश्चंस भी जो हैं दोस्तों वो काफ़ी टफ हो जाते हैं, तो बेटर है कि सारे क्वेश्चंस करते चले हम लोग, ऐसा ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं रहे। बेसिक क्वेश्चंस हम लोग पहले अपने स्ट्रॉन्ग करें, उसके बाद बेसिक के बाद थोड़े हाई लेवल के, बेसिक टू मॉडरेट और मॉडरेट टू हाई और इवन गेट लेवल तक के क्वेश्चन हम लोग इस सीरीज़ में देखेंगे, जिसमें मैं 1500 क्वेश्चन आपको कराने वाला हूँ। तो आइए जानते हैं अगला क्वेश्चन। प्राइमरी पर्पस ऑफ नॉर्मलाइजेशन का मुख्य उद्देश्य क्या है? नॉर्मलाइजेशन दोस्तों जैसे आपने कई बार पढ़ा होगा 1NF 2NF 3NF होती है। बेसिकली मेरा जो डेटा होता है वो रिडंडेंट होता है, या उसमें जो कॉलम होते हैं या जो डेटा होता है वो रिपीट हो रहा होता है, ठीक है। तो उसको अवॉइड करने के लिए ये बाय डिफ़ॉल्ट 1NF फॉर्म होती है, हम लोग उसको 2NF में कन्वर्ट करते हैं। फिर उसमें कुछ पार्शियल डिपेंडेंसी वगैरह रहती है तो हम लोग उसको 3NF में भी कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। और फिर उसको भी और ओवरकम करने के लिए ट्रांजिटिविटी वगैरह को हटाने के लिए 3.5 NF या 4NF में जाते हैं। बट जो सफिशिएंट होती है वो 3NF तक हम लोग को डेटा को हम लोग टेबल्स को स्टोर कर सकते हैं 3NF की फॉर्मेट में, जो कि एक वैलिड माना गया है, एक आइडियल स्टेट माना गया है। 2NF और 1NF को आइडियल नहीं माना गया है दोस्तों। तो ये क्या करता है? रेड्यूस रिडंडेंसी और इम्प्रूव इंटीग्रिटी, रिडंडेंसी को कम करता है और इंटीग्रिटी को बढ़ाता है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। ट्रांजैक्शन आइसोलेशन लेवल्स रेफर टू, ट्रांजैक्शन आइसोलेशन लेवल क्या दर्शाता है? पैरेलल एग्जीक्यूशन नहीं, पैरेलल एग्जीक्यूशन को नहीं दर्शाता है। विजिबिलिटी ऑफ चेंजेस, यानी चेंजेस की विजिबिलिटी को ये शो करता है।
ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। व्हाट इज़ ए क्वेरी प्लान? क्वेरी प्लान क्या है? सिक्योरिटी प्लान है क्या? नहीं, सिक्योरिटी प्लान नहीं है। बैकअप रोड मैप है क्या? नहीं। क्वेरी एग्जीक्यूशन स्ट्रेटेजी, जी हाँ बिल्कुल। क्वेरी को कैसे एग्जीक्यूट करना है उसकी जो स्ट्रेटेजी होती है, पहले क्या पार्ट एग्जीक्यूट होंगे, वेयर क्लॉज कहाँ कहाँ पे यूज़ करना है, कैसे हम लोग उसको इंडेक्स वगैरह बना सकते हैं, वो पूरा क्वेरी प्लान में आता है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। तो दोस्तों अभी के लिए इतने ही क्वेश्चन है मेरे पास, काफ़ी क्वेश्चन हम लोगों ने देख लिए हैं। आने वाले वीडियो में मैं और भी क्वेश्चन इस पे कराने वाला हूँ। उसके बाद हम लोग हाई लेवल और मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन देखेंगे और फिर इवन टॉप लेवल के क्वेश्चन भी देखेंगे, ताकि आपके सारे कंसेप्ट वगैरह क्लियर हो जाए। आपके अगर कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट कर दीजिएगा दोस्तों। इवन अगर ये पीडीएफ भी चाहिए तो भी आप मुझे कमेंट करके रीच आउट कर सकते हैं। और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर आप चैनल पे नए हैं तो। थैंक यू सो मच दोस्तों फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड हैव ए गुड डे।